नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप हिंदी के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। मातृभाषा बच्चे कैसे सीखते हैं? देखिए, जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे की आवश्यकता होती है कि वो किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करे अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। अब उसके आसपास उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके माता पिता हैं और उसका समाज है, ठीक है। तो अब उनके द्वारा जो कुछ भी भाषा बोली जा रही है, जो कोई भी भाषा बोली जा रही है, हूबहू वह उनका अनुकरण करने लगता है और उन्हीं के द्वारा बोले जा रही भाषा के छोटे इकाई यानी कि वर्णों को पहले वो पकड़ता है और धीरे धीरे वर्णों को बोलना सीख जाता है। जैसे कि मामा का माँ, पापा का पा, इस प्रकार से वर्णों को धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है और इसी को बार बार दोहराते दोहराते और बार बार अनुकरण करते करते वो अपने माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा को हूबहू एडॉप्ट कर लेता है और इसे हम लोग कहते हैं भाषा का अर्जन। ये होता है भाषा का अर्जन, और जो ये बिल्कुल अनौपचारिक होता है यानी कि बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत होता है। और जो विद्यालय में जा करके किसी नई भाषा को सीखा जाता है जैसे कि अंग्रेजी, तो वहाँ पर औपचारिक विधि से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखा जाता है, तो उसे हम लोग भाषा का सीखना कहते हैं। चूंकि यहाँ पर मातृभाषा की बात की गई थी तो ये भाषा का अर्जन होगा। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या हैं? तो देखिए, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में है बच्चा, यानी कि जो एक तरीके से जो मदर टंग है उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहानी जब भी बच्चे को सुनाया जाएगा तो कहानी में आए शब्दों को सुन करके बच्चा नए नए शब्दों के बारे में जानता है, ठीक है। तो नए नए शब्दों के बारे में जानना ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है भाषा सीखने के संदर्भ में। देखिए, मातृभाषा में उनके नाना नानी, दादा दादी के द्वारा जो कुछ भी कहानी सुनाई जा रही होगी तो बच्चे को उन्हीं की भाषा को अर्जित करना है। तो उनकी भाषा में, पर्टिकुलर उनके लैंग्वेज में किसी वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को क्या नाम रखा गया है, क्या नाम से संबोधित किया जाता है, ये उस भाषा को सीखने में मदद करेगा। तो यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है भाषा सीखने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है और उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाएगी? तो ये बच्चों के सचेतना में वृद्धि की जा रही है, यानी कि बच्चों को एक्टिव बनाया जा रहा है, बच्चों को सचेत बनाया जा रहा है कक्षा में। क्योंकि जब बच्चे नए शब्दों के बारे में सुनेंगे, अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा, तो बच्चे थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित होगा और उत्सुकता जगेगी कि आखिर टीचर हमें बता क्या रही हैं, आखिर इन शब्दों में क्या रिलेशन है, क्यों इन बार बार शब्दों को बताया जा रहा है। तो जब बच्चे में उत्सुकता आएगी तो वो सचेत हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक कक्षा में सुनते हैं। तो ये सचेतना की वृद्धि के लिए किया गया। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? दोहराव मतलब कि बार बार रिपीट करना। तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कोई भी बच्चा बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके सुन सकता है, यानी कि ये क्या है? सुनने से संबंधित है, श्रव्य भाषावाद है। क्योंकि भाषा सीखने के लिए बार बार एक ही चीज़ को दोहराना ये श्रव्य से संबंधित है और भाषावाद से संबंधित है। तो एक ही विकल्प में श्रव्य दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुभाषिकता क्या है? तो एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कोई पंजाब से आया होगा तो पंजाबी होगी, उड़ीसा से आया होगा तो उड़िया होगी, साउथ से आया होगा तो मलयालम, तेलुगु, तमिल में से कोई भी एक भाषा हो सकती है। तो बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग है, इसलिए कक्षा में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए। बहुभाषिकता का मतलब कतई भी ये नहीं होता है कि एज ए टीचर आप उनकी मातृभाषा में पढ़ाएं, क्योंकि
अगर प्रत्येक राज्य से आया हुआ एक एक बालक है तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि सभी बच्चों को अलग अलग उनकी मातृभाषा में सिखाया जाए? नहीं संभव है, प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं। इस वजह से बहुभाषिकता ये कहती है कि स्टार्टिंग में तो आप बच्चों को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए और धीरे धीरे बच्चे की मातृभाषा से आगे ले चल करके बच्चे को विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, मतलब कि जिस भी राज्य में वो विद्यालय होगा उस राज्य की जो भाषा बोली जा रही है टीचर के द्वारा, उस भाषा की तरफ आगे बढ़ाना और अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करना, ये होता है बहुभाषिकता। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना। तो बहुभाषिकता भाषाओं के सीखने से संबंधित नहीं है, बल्कि अपने मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने के बाद, यानी कि अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके और विद्यालय की भाषा से जोड़ने की एक विधि है बहुभाषिकता। तो ये भाषाएं सीखना से संबंधित नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं सीखने की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, केवल मातृभाषा घर की भाषा सीखना, केवल वर्ड आ गया, अब आपको आगे सोचना ही नहीं है, ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। और वैसे भी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो त्रिभाषा कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अभी तक हमारे देश में द्विभाषिक पद्धति लागू है, जिसके अंतर्गत एक मातृभाषा आपको पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ एक आंग्ल भाषा जिसे अंग्रेजी भाषा के नाम से आप जानते हैं वो पढ़ाया जाता है। तो किसी भी स्टेट में अगर आपका जन्म हुआ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहाँ की मातृभाषा एक कंपलसरी पढ़ाई जाएगी और एक अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि दो द्विभाषा कॉन्सेप्ट जो अभी है वो तो रहेगा ही रहेगा। सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं में जब बच्चा जा रहा होगा तो कई फॉरेन लैंग्वेजेज उसको ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से किसी एक को वो ऑप्ट करके उस फॉरेन लैंग्वेज को भी उसे पढ़ना होगा और सीखना होगा। तो अब त्रिभाषा कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर। और विकल्प क्या कह रहा था कि केवल मातृभाषा सीखने की बात कर रहा है, तो ये विकल्प गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब मौका दिया गया कि आप अपने भावों को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करिए, तो वो अपने मातृभाषा से प्रारंभ किया विद्यालय में। और विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है भविष्य में जाकर के उसे उसी भाषा में समझना होगा। तो अपनी मातृभाषा से शुरू करके और विद्यालय की भाषा की तरफ आगे बढ़ाना ही बहुभाषिकता है। और साथ ही साथ जो अन्य राज्य के आए हुए बालक हैं, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी मातृभाषा में बोल रहे होंगे, तो वहाँ की मातृभाषाओं के शब्दावलियों के बारे में बच्चे जान सकते हैं जो उसकी मातृभाषा से बिल्कुल अलग था। तो यही बोला जा रहा है कि विद्यालय में और भाषाएं से जोड़ना और बढ़ना। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही हमारा सही जवाब होगा। चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषाएं जोड़ना। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना बोला जा रहा है। तो अंग्रेजी जो है वो बच्चे को प्राइमरी से ही बताया जाता है, प्राइमरी से ही अल्फाबेट्स ABCD ये सभी बताए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे प्राइमरी में कक्षा 1 में है तो उसको अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर पॉजिटिव था और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझना चाहिए। तो बच्चे जब भी त्रुटि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब बच्चे के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो त्रुटि होगी ही होगी। कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये भी सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे गलतियों से भी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। अब बच्चा प्रयास कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें गलतियां भी करेगा। तो गलती किया लेकिन बाद में जाकर के उसे एहसास हो जाता है कि ये मैंने गलती किया था और अब वो भविष्य में उस प्रकार की गलती को नहीं दोहराएगा। यानी कि वो प्रयास कर रहा था और प्रयास की वजह से गलती हो गया और गलती की वजह से उसके व्यवहार में ये भविष्य में जाकर के परिवर्तन आया कि ये गलती था, अब मुझे ये गलती को नहीं दोहराना है। यानी कि वो सीख गया कि ये गलत किया था मैंने और अब इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराना है। तो गलतियों से भी बच्चे सीखते हैं और ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सीखने के लिए संकेत होता है पढ़ने लिखने में की गई त्रुटियों को समझा जा सकता है। ठीक है, विकल्प नंबर 2 यहां पर पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा, लेख की बात की गई है तो लेख लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि ड्राफ्टिंग किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए एक अनुच्छेद किसी को लिखना है, मौलिक विचार अपने मौलिक भावों को अभिव्यक्त करना है लेखन विधि के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग की जाती है कि हमें क्या क्या कंटेंट लिखना है। उसके बाद से
उसका जो ड्राफ्टिंग हो गया, उसके बाद से एक मेनली एक खाका तैयार कर लिया जाता है कि मुझे इतने कंटेंट में इस टॉपिक पर लिखना है, किसी टॉपिक को दिया गया है तो अब उस टॉपिक के अंदर क्या क्या हेडिंग होगा और उस हेडिंग के अंदर क्या सब हेडिंग होगा, ये तय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर से उसको वेरीफाई किया जाता है, मतलब कि एक बार फिर से चेक कर लिया जाता है कि क्या मैंने जो कुछ भी ड्राफ्ट किया है वो सही है अथवा नहीं। तो फिर से उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसमें जो त्रुटियां होती हैं अगले चरण में उन त्रुटियों को संशोधित किया जाता है और लास्ट में फाइनल ड्राफ्टिंग होती है कि कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे यही चीज़ लिखना है, इस कंटेंट इस हेडिंग के अंदर ये कंटेंट रहेगा, उसके अंदर जो सब हेडिंग है उसके में ये रहेगा। तो ये क्या है, ये स्टेप्स को दिखा रहा है, प्रोसीजर को दिखा रहा है, प्रोसेस को दिखा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए लिखने की प्रक्रिया उपागम, मतलब कि क्या है, जो चरण आ रहा है वो प्रोसीजरल एक तरीके से अप्रोच है लिखने की। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने प्रारंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी और उत्तर पुस्तिकाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने का आकलन या फिर अधिगम का आकलन, एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पर का से क्या प्रतीत हो रहा है, अधिगम का आकलन, यानी कि अधिगम हो चुका है, अब अधिगम जो हुआ है उसका आकलन केवल करना है कि कितना बच्चे ने सीखा है। ठीक है, एक होता है सीखने के लिए आकलन, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। तो उसमें क्या होता है कि अभी बच्चे ने सीखा नहीं है, सीखने में आ रही समस्याओं का आकलन करके फिर से बच्चे को सिखाना है। लेकिन यहाँ पर सीखने का आकलन यानी कि बच्चा सीख चुका है, अब कितना सीखा है इसका केवल आकलन होना है। ठीक है, तो देखिए सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसे हम लोग बोलते हैं सीखने का आकलन। और दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया अवधि के अंत में परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर के प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।